क्या कभी इस बात पर गहराई से गौर किया गया है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज का अनुमान लगाने में लगा देते हैं? वही पुराना सवाल कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। हाँ, बिल्कुल। निफ्टी आज हरे निशान में बंद होगा या लाल निशान में, हर कोई बस इस डायरेक्शन या दिशा के पीछे भाग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ एक सिक्का उछालकर सही दाव लगाना रह गया है। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। आज का विषय इस साधारण डायरेक्शनल ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो आज हम उस गुप्त भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जिसे दुनिया के सबसे सफल प्रोफेशनल ट्रेडर्स, मतलब हेज फंड मैनेजर्स और क्वांटिटेटिव एनालिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली आज हम मशहूर क्वांट एनालिस्ट जिम गैथरल की बहुत ही प्रसिद्ध किताब द वॉलेटिलिटी सरफेस पर आधारित एक डिटेल्ड सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं। और इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ऑप्शंस मार्केट की असली भाषा सिर्फ प्राइस नहीं है, बल्कि वो भाषा वॉलेटिलिटी है। मैं तो बस इस बात से हैरान रहती हूं कि कैसे आम रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ दिशा का खेल खेल रहे हैं, जबकि बाजार के दिग्गज पर्दे के पीछे वॉलेटिलिटी की एक पूरी 3 डायमेंशनल दुनिया में काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर के रूप में देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आम ट्रेडर्स और प्रोफेशनल क्वांट ट्रेडर्स की सोच में कितना बड़ा अंतर है। एक आम ट्रेडर चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता है, ये तय करने की कोशिश करता है कि कल का ट्रेंड क्या होगा, जो कि हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है क्योंकि बाजार किसी भी पल पलट सकता है। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करते हैं तो वो एक अलग ही आयाम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा। बिल्कुल नहीं। उनका फोकस इस बात पर होता है कि बाजार कितनी तेजी से या कितनी धीमी गति से आगे बढ़ेगा। जिम गैथरल का काम इसी बात पर जोर देता है कि अगर ऑप्शंस मार्केट में एक एज बनानी है, एक बढ़त हासिल करनी है, तो कीमत की दिशा से ध्यान हटाकर वॉलेटिलिटी के गणित को समझना पड़ेगा। हाँ, और यही वो नींव है जिस पर बड़े मुनाफे और सटीक रिस्क मैनेजमेंट की इमारत खड़ी होती है। डायरेक्शन का ट्रेड एक तरह का सट्टा हो सकता है, पर वॉलेटिलिटी का ट्रेड विशुद्ध रूप से प्रोबेबिलिटी और गणित का खेल है। सही बात है। तो चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। जो लोग मार्केट को करीब से फॉलो करते हैं वो इस वॉलेटिलिटी शब्द से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि एक हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होती है जो ये बताती है कि पास्ट में किसी शेयर की कीमत कितनी तेजी से ऊपर नीचे हुई है। जैसे किसी गाड़ी की स्पीड, फास्ट मूवमेंट मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी, स्लो मूवमेंट मतलब कम वॉलेटिलिटी। एक बेहतरीन एनालॉजी है ये। और ये अचानक आई तेजी आती कहाँ से है? किसी बड़ी न्यूज से, आर्थिक आंकड़ों से, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से, या फिर किसी युद्ध जैसी स्थिति से। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में और खास तौर पर गैथरल की इस किताब में जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर है। और यही पर एंट्री होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की, जिसे हम आईवी कहते हैं। ये आईवी सच में ऑप्शंस मार्केट की जीभ है। चलिए इस नए शब्द को थोड़ा अनपैक करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ही वो धुरी है जिस पर पूरा मार्केट घूमता है। अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एक रियर व्यू मिरर है जो बताता है हम कहां से आए हैं, तो आईवी एक विंडशील्ड की तरह है जो आगे का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट फ्यूचर में कितने बड़े मूव की उम्मीद कर रहा है। जब हम इम्प्लाइड कहते हैं तो उसका अर्थ ही यही है कि मौजूदा ऑप्शन प्रीमियम्स में मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस छुपी हुई हैं। मतलब अगर किसी शेयर की आईवी बहुत ज्यादा है तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट मान के चल रहा है कि आने वाले समय में वहां कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। हाँ, शायद कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं या कोई बड़ा कोर्ट केस चल रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऑप्शंस में पैसा कमाने के लिए डायरेक्शन पता होना जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। ऑप्शंस के प्रीमियम सीधे तौर पर इसी आईवी से जुड़े होते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस वहीं की वहीं खड़ी है, उसमें कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं हुआ, लेकिन अचानक से मार्केट में कोई डर फैल जाता है और आईवी बढ़ जाती है। तो डायरेक्शन में कोई बदलाव ना होने के बावजूद उस शेयर के कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों के प्रीमियम आसमान छूने लगेंगे। और इसके ठीक उल्टा, जब कोई बड़ा इवेंट खत्म हो जाता है, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, जिसे बाजार की भाषा में वॉलेटिलिटी क्रश कहते हैं। वॉलेटिलिटी गिरते ही ऑप्शंस के प्रीमियम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि बिना दिशा जाने भी ट्रेडर्स सिर्फ आईवी के बढ़ने या घटने का अनुमान लगाकर पैसा बना सकते हैं। यही ऑप्शंस मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे गैथरल ने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाया है।
दिशा का गैस हमेशा 50-50 होता है। लेकिन जब कोई वॉलेटिलिटी ट्रेड करता है तो वो असल में बाजार के डर और उम्मीद को ट्रेड कर रहा होता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक पहलू आता है। ये किताब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि आईवी क्या है, ये इस बात की तह तक जाती है कि अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पर ये आईवी अलग-अलग क्यों होती है। क्योंकि एक समय था जब लोग मानते थे कि वॉलेटिलिटी हर स्ट्राइक पर एक समान होती है, ब्लैक स्कोल्स मॉडल के टाइम पर। हाँ, ब्लैक स्कोल्स मॉडल ऑप्शंस प्राइसिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर था, पर उसमें एक बड़ी खामी थी। वो मानता था कि वॉलेटिलिटी कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर किसी शेयर की वॉलेटिलिटी 20% है तो चाहे इन द मनी ऑप्शन हो, एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, वो 20% ही रहेगी। ग्राफ पर ये एकदम सीधी और सपाट लाइन दिखती थी, और ये सपाट लाइन 1987 तक बाजार का सच मानी जाती थी। फिर आया 1987 का कुख्यात ब्लैक मंडे, जब अचानक से अमेरिकी मार्केट एक ही दिन में 20% से ज्यादा गिर गया। उस दिन पुराने सारे मॉडल्स ताश के पत्तों की तरह दे गए। ब्लैक सोल्स मॉडल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित था। वो मानता था कि ऐसे क्रैश करोड़ों साल में एक बार होते हैं। पर असल दुनिया में फैट टेल्स होते हैं, जिसका मतलब है ऐसी तबाही वाली घटनाएं अनुमान से कहीं ज्यादा बार होती हैं। उस क्रैश के बाद ट्रेडर्स को समझ आ गया कि दूर के आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस, जो बाजार गिरने पर सुरक्षा देते हैं, उनका रिस्क एट द मनी ऑप्शंस के बराबर नहीं हो सकता। और इस ऐतिहासिक घटना के बाद मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हर स्ट्राइक प्राइस पर रिस्क अलग होता है। और यहीं से हमारी चर्चा में दो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वॉलेटिलिटी स्माइल और वॉलेटिलिटी स्क्यू। ये दोनों शब्द सुनने में टेक्निकल हैं, पर इनके पीछे मार्केट का गहरा मनोविज्ञान छुपा है। सबसे पहले स्माइल पर आते हैं। ये वॉलेटिलिटी स्माइल आखिर दिखती कैसी है? ये एक ग्राफिकल पैटर्न है। जब हम एक ही एक्सपायरी के अलग-अलग स्ट्राइक प्राइसेस की आईवी को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, गैदरॉल बताते हैं कि जब हम आउट ऑफ द मनी या ओटीएम ऑप्शंस को देखते हैं, जिनकी स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से काफी दूर होती है, हाँ, तो मार्केट उनमें ज्यादा रिस्क देखता है। चाहे वो दूर का कॉल हो या दूर का पुट, दोनों की आईवी एट द मनी ऑप्शंस के मुकाबले ज्यादा होती है। जब इन्हें से ग्राफ पर बनाते हैं तो दोनों किनारों पर उठी हुई एक लाइन बनती है जो एक मुस्कुराते हुए चेहरे या स्माइल जैसी लगती है। ये स्माइल दिखाती है कि मार्केट हमेशा बड़े मूव्स की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा प्रीमियम देता है। पर इक्विटी मार्केट्स में ये स्माइल हमेशा सिमेट्रिकल नहीं होती। हाँ, ये एक तरफ ज्यादा झुकी होती है और इस झुकाव को ही वॉलेटिलिटी स्क्यू कहते हैं। मुझे लगती है कि स्क्यू बाजार के डर को पकड़ने का सबसे बेहतरीन टूल है। बिल्कुल सही, स्क्यू का मतलब ही झुकाव है। इक्विटी मार्केट में स्क्यू हमेशा नीचे की तरफ यानी पुट ऑप्शंस की तरफ ज्यादा झुका होता है। और इसका कारण पूरी तरह से इंसानी है। मार्केट को ऊपर जाने की खुशी से कहीं ज्यादा नीचे गिरने का डर होता है। लोग अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए ओटीएम पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, जिसे एक तरह का इंश्योरेंस माना जाता है। ब्लैक मंडे के बाद से लोग इस इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसा चुकाने को तैयार रहते हैं। इसीलिए आज अगर हम ऑप्शंस चेन देखें तो दूर के पुट ऑप्शंस की आईवी दूर के कॉल ऑप्शंस की तुलना में हमेशा ज्यादा मिलेगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बाजार के पैनिक और डाउनसाइड रिस्क को मैथ्स के रूप में दिखाने का तरीका है। ये एक डर का प्रीमियम है। लोग आग लगने से पहले अपने घर का बीमा कराने के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। अब तक हमने देखा कि स्ट्राइक प्राइस पर वॉलेटिलिटी कैसे बदलती है, जिसे हम स्क्यू या स्माइल कहते हैं। पर गैदरॉल का काम यहाँ नहीं रुकता। अब इसमें एक और आयाम आता है, समय यानी टाइम। अलग अलग एक्सपायरी के ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी भी अलग होती है, जिसे टर्म स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब हम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी का समय इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तब जन्म होता है इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से का, द वॉलेटिलिटी सरफेस। ये हिस्सा सच में बहुत फैसिनेटिंग है। ये आखिर कैसा दिखता है? ये एक 3D मास्टर क्लास है जो क्वांट्स की दुनिया का आधार है। इसे एक 3D नक्शे की तरह सोचिए। इस ग्राफ में 3 एक्सेस होते हैं। एक तरफ अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस, दूसरी तरफ एक्सपायरी में बचा हुआ समय, और इन दोनों के आधार पर जो तीसरी एक्सेस ऊपर उठती है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। जब आप इन हजारों डेटा पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कोई सीधी लाइन नहीं बनती, बल्कि एक ऊबड़ खाबड़ सतह या सरफेस बन जाती है। हाँ, कहीं पर यह सतह उठी भी होती है जहां मार्केट को किसी खास टाइम और प्राइस पर डर लग रहा होता है, और कहीं पर सतह नीचे दबी होती है जहां बाजार शांत होता है।
इस 3D नक्शे को इमेजिन करना सच में अद्भुत है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसका इस्तेमाल मुनाफे के लिए कैसे करता है। इस सरफेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मार्केट की मिस प्राइसिंग को तुरंत उजागर कर देता है। मार्केट हमेशा पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होता। कई बार किसी खास स्ट्राइक और एक्सपायरी का ऑप्शन अपनी वॉलेटिलिटी से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और कोई दूसरा ऑप्शन सस्ता रह जाता है। इस मिस प्राइसिंग को पकड़ना ही असली खेल है। जब एक प्रो ट्रेडर अपनी स्क्रीन पर वॉलेटिलिटी सरफेस को देखता है तो वो डायरेक्शन नहीं ढूंढ रहा होता, वो सरफेस पर ऐसे बम्स ढूंढ रहा होता है जो मैथमेटिकली वहां नहीं होने चाहिए। अगर सरफेस दिखाता है कि कोई ओटीएम ऑप्शन बहुत ज्यादा ओवरप्राइस्ड हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स में किसी न्यूज को लेकर पैनिक है, तो वो क्वांट ट्रेडर तुरंत उस महंगे ऑप्शन को बेचेगा यानी शॉर्ट करेगा और उसके साथ कोई सस्ता ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशन हेज कर लेगा। और जैसे ही वो पैनिक कम होगा और सरफेस वापस नॉर्मल शेप में आएगी, ट्रेडर बिना ये जाने कि बाजार कहां गया एक बड़ा मुनाफा कमा लेगा। बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्हीं वॉलेटिलिटी मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं और यहीं पर एडवांस स्ट्रैटेजीज की बात आती है। हम अक्सर स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयन कॉन्डोर या कैलेंडर स्प्रेड जैसे भारी शब्द सुनते हैं। नए ट्रेडर्स बिना आईवी समझे इनका इस्तेमाल करने लगते हैं, पर इन सभी का आधार वॉलेटिलिटी ही है। बिना वॉलेटिलिटी के इन्हें समझना वैसा ही है जैसे बिना हवा का रुख जाने पाल वाली नाव चलाना है। जब ट्रेडर को लगता है कि सरफेस बहुत नीचे है और अचानक कोई बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, तो वो स्ट्रैडल खरीदता है। उससे दिशा से मतलब नहीं, बस बाजार किसी एक तरफ तेजी से भागना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब आईवी बहुत ज्यादा हो, सरफेस ऊपर उठी हो और लग रहा हो कि मार्केट अब शांत होगा। इसमें ट्रेडर दूर के महंगे कॉल्स और पुट्स बेच देता है ताकि जब वॉलेटिलिटी क्रश हो तो सारा प्रीमियम उसकी जेब में आए। और कैलेंडर स्प्रेड में वो टर्म स्ट्रक्चर का फायदा उठाता है, पास की महंगी एक्सपायरी बेचकर दूर की सस्ती एक्सपायरी खरीद लेता है। ये पूरी तरह से इस 3D ग्राफ की ऊंच नीच को अपने फायदे में मोड़ने का विज्ञान है। गैथराल की किताब यही साबित करती है कि जो इस सरफेस को पढ़ना सीख गया, उसने मार्केट में ऐसी एज हासिल कर ली जो चार्ट पैटर्न से कभी नहीं मिल सकती। यही ज्ञान एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। वोलेटिलिटी सरफेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये लाखों ट्रेडर्स की उम्मीदों और उनके डर का एक जीता जागता नक्शा है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें तो वो ये है कि मार्केट में ऑप्शंस का इस्तेमाल सिर्फ सट्टा लगाने के लिए नहीं होता कि शेयर कल कहाँ खुलेगा। ऑप्शंस मार्केट दरअसल रिस्क को ट्रांसफर करने का मार्केट है। ये वोलेटिलिटी और प्रोबेबिलिटी का एक बेहतरीन तालमेल है। ब्लैक-शोज़ मॉडल से लेकर 1987 के क्रैश और फिर स्माइल, स्क्यू और 3D सरफेस तक का सफर, ये दिखाता है कि मार्केट हमेशा खुद को एडजस्ट करता है। और गैदरर का संदेश साफ है, अगर इस महासागर में लंबे समय तक टिकना है तो लहरों की दिशा देखने के बजाय वॉलेटिलिटी की इस गुप्त भाषा को समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। पर इन सब शानदार मॉडल्स और गणित के बीच मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो इस पूरी 3D सरफेस को एक चुनौती देता है। ऐसा कौन सा सवाल है? हमने देखा कि वॉलेटिलिटी सरफेस बाजार के डर और उम्मीदों का एक मैथमेटिकल नक्शा है, पर क्या सच में अचानक पैदा हुए खौफ और इंसानी पैनिक को पूरी तरह किसी मैथ फॉर्मूला या 3D ग्राफ में बांधा जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। सोचिए, जब कोई ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद न की हो, जैसे कोई अचानक शुरू हुआ ग्लोबल युद्ध। हाँ, वहाँ कैलकुलेशंस हिल जाती हैं। तो क्या उस अप्रत्याशित घबराहट के बीच ये वॉलेटिलिटी स्माइल कायम रहती है, या फिर इंसानी भावनाओं और तरकीन खौफ के सामने ये सारे 3D सरफेस और क्वांट स्ट्रैटेजीज पूरी तरह से टूट जाते हैं? क्या गणित वाकई इंसान के गहरे डर को नाप सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। ये सवाल सिर्फ ऑप्शंस मार्केट का नहीं, बल्कि पूरे इंसानी व्यवहार का है। और इस पर शांति से विचार करने की जरूरत है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा होमवर्क है। और इसी सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसे ही मजेदार विषयों की गहराई में जाने के लिए हम फिर मिलेंगे।